गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस, जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लासेस के लिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना बताया जाए, जितना कहा जाए उस कम है इसके लिए। इट्स अ वेरी डेंजरस टॉपिक। अक्सर करके बच्चों को शिकायत रहता है, विद्यार्थियों को यूपी बोर्ड की ये शिकायत रहती है कि यार मैं सिंथेसिस पढ़ता हूँ ना, बट मेरे को समझ में नहीं आता है। तो आज के बाद ये जो आपका कंप्लेन है, शिकायत है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 100% आज इसको मैं दूर कर दूँगा। विश्वास रखिए, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपको सिंथेसिस नहीं करने आता है। आप बड़े आराम से एकदम नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से आप कर सकते हैं, एकदम खोआ की तरह। देखिए, आइए चलिए बात करते हैं। चैप्टर का नाम है सिंथेसिस, जिसे हम लोग संधि भी कहते हैं। सिंथेसिस की हिंदी संधि भी होती है। संधि को हम लोग योग बोलते हैं, और योग माने होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और ये जो सिंथेसिस है वो एनालिसिस का विलोम शब्द है। सिंथेसिस जो है एनालिसिस का क्या है? विलोम शब्द है। सिंथेसिस माने होता है जोड़ना, तो एनालिसिस माने होता है तोड़ना। मतलब ये दोनों विलोम शब्द में है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो दिया है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सिंपल सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस का डेफिनेशन क्या बनेगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सिंपल सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। इज कॉल्ड सिंथेसिस। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को, दो या दो से अधिक जो है वाक्यों को, यानी सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं प्यारे बच्चों। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर दिया जाए, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस तीन प्रकार के वाक्यों में बनाया जाता है। यहाँ पर नोट में मैंने राइट किया है, सिंथेसिस तीन प्रकार के वाक्य में बनता है। नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम लोग यौगिक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। तीन प्रकार के सिंथेसिस तीन प्रकार के वाक्यों में बनाया जाता है बच्चों। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, जिसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम लोग यौगिक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये तीन प्रकार के वाक्यों में सिंथेसिस बनता है प्यारे बच्चों। अगर बात करें सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस की, तो डेफिनेशन क्या बनेगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सिंपल सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बनेगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सिंपल सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। अगर सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, तो बोलेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सिंपल सेंटेंस टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड बराबर सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 तीसरे का क्या बनेगा? सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बनेगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सिंपल सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड बराबर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन प्रकार के सिंथेसिस बनेंगे। एक बार फिर से रिपीट मारते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। सिंथेसिस को हम लोग हिंदी में संधि बोलते हैं, और संधि को हम लोग योग बोलते हैं, और योग का मतलब जोड़ना होता है। और सिंथेसिस जो है एनालिसिस का क्या है? सिंथेसिस एनालिसिस का विलोम शब्द है। जेकरे माने तोड़ना होता है, मतलब सिंथेसिस माने जोड़ना और एनालिसिस माने तोड़ना, अर्थात विश्लेषण करना। ये सिंथेसिस का डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than simple sentence to make a simple sentence, a compound sentence is called synthesis. Note
नोट में क्या मैंने बताया कि सिंथेसिस 3 प्रकार के वाक्य में बनता है। नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस। नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, मतलब कंपाउंड सेंटेंस का सिंथेसिस। नंबर 3 सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस। जब भी हम डिस्कस करेंगे 3 प्रकार का सिंथेसिस डिस्कस करेंगे, सिंपल का अलग, कंपाउंड का अलग और कॉम्प्लेक्स का अलग। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। क्या करेंगे बच्चों? सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंथेसिस 3 प्रकार के वाक्यों में बनता है, तो पहला मैंने आपके सामने राइट किया है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में किस तरह से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं, क्या रूल होते हैं उसके, वो सारे रूल पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, अगर इसका डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या बताएंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन सिंपल सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बनाया जाए, उसे हम सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर हमें किसी भी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमें निम्नलिखित नियमों से होकर के गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन से नियम है? यहाँ पर मैंने लिखा है नोट में, सिंथेसिस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए हमें निम्नलिखित नियमों से होकर गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन से नियम होते हैं? तो सबसे पहला नियम है बेटा रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का नियम है। रूल्स ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल है। नंबर 3 रूल्स ऑफ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। रूल्स ऑफ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन का नियम है। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव एंड कंजक्शन एंड का रूल है। एडजेक्टिव का रूल है और कंजक्शन एंड का रूल है। 5वां जो रूल है रूल्स ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज है। 6ठा जो है रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव है। 7वां जो है रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन जस्ट बिफोर नाउन आर जिरंड, यानी नाउन आर जिरंड से पहले, नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग है। तो ये 7 रूल हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एक बात आप माइंड में हमेशा रख लीजिए आप अपने, कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी 2 एग्ज़ाम पेपर में, जो पेपर आप देंगे उस पेपर में अगर कोई 2 सेंटेंस लिखा हुआ है और 2 सेंटेंस लिखने के बाद साइड में ब्रैकेट लगा करके लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस, तो आप समझ जाइएगा कि आपको उन दोनों सेंटेंसों को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए बोलेगा, आपके माइंड में ये तुरंत आना चाहिए कि सर ने बताया है कि सिंपल सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमें 7 नियमों से होकर के गुजरना पड़ता है। वो ये 7 नियम इस प्रकार हैं, और उन 7 नियमों के बारे में आपको भली भांति एक गुड तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से नॉलेज होना जरूरी है। हर एक नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। एक एक रूल पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और एक एक रूल का हम एक्सरसाइज बारी बारी से करते चलेंगे, ताकि जो समस्याएं आपको फेस करने के लिए पड़ रहा है वो समस्याओं का सामना आपको फेस न करने पड़े। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, सिंथेसिस पढ़ने के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि दूसरा कोई वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पे। तो पार्टिसिपल का रूल क्या होता है, क्या उसके नियम होते हैं, कितने प्रकार का होता है, हम बारी बारी से क्या करेंगे देखेंगे। देखिए बच्चों, अभी हम सबसे पहला रूल पे डिस्कस करेंगे जो पार्टिसिपल का रूल है। तो सबसे पहला रूल है बच्चों रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। अगर आपको किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में, उसमें 7 नियम टोटल है। उन 7 नियमों को मैंने राइट कराया है। अब पहले रूल पर हम डिस्कस करेंगे, पहले रूल पे विचार करेंगे कि क्या पहला रूल है, क्या बोलता है, कैसे हमको क्या करना है, कंबाइन करना है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर दिया सबसे पहले रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का रूल है
इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या, व्हाट इज पार्टिसिपल। अगर क्वेश्चन को ये कर दे कि व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पार्टिसिपल इज फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का फॉर्म क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। वर्ब का फॉर्म ही क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। ये डेफिनेशन नहीं है उसकी बच्चों, ये पार्टिसिपल का डेफिनेशन ही। आप डेफिनेशन में सोचिएगा कि ये डेफिनेशन है, नो 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 नो, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल के डेफिनेशन नहीं है। ये मैंने पूछा कि व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, तो उत्तर आपका आंसर क्या होगा, पार्टिसिपल इज फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में कि पार्टिसिपल का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो लिखा है कि किसी वाक्य में दिया हुआ एक ऐसा शब्द, किसी वाक्य में दिया हुआ एक ऐसा शब्द जो वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम करे, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। किसी भी वाक्य में दिया हुआ एक ऐसा शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव यानी जो क्रिया तथा विशेषण दोनों का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि वर्ब का भी काम करना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए, वो साथ ही साथ एडजेक्टिव की तरह कार्य करना चाहिए, विशेषण की तरह कार्य करना चाहिए। तो आपको पता है कि विशेषण क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आपको पढ़ाने की या इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं कि आई सा, मैंने देखा, और मैन एक आदमी को सिटिंग बैठते हुए इन द कार, इन द कार में, मैंने कार में बैठते हुए एक आदमी को देखा। देखिए यहाँ पर सीटिंग को मैंने बेटा अंडरलाइन मारा है। तो पहली बात अगर बात करें सीटिंग की, तो सीटिंग आपको पता है ना कि क्या है, एक वर्ब है। बैठना क्या है, वर्ब है। बैठना क्या है बच्चों, वर्ब है। अब हमको वर्ब तो मिल गया, हमको वर्ब तो क्या हुआ, मिल गया। अभी हमको क्या खोजना है, एडजेक्टिव खोजना है, तभी तो वो पार्टिसिपल होगा। तो हमको सीटिंग क्या है, वर्ब है, हमको वर्ब मिल गया है। हमको ये पता करना है कि एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करना चाहिए। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, आपको पता है कि जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है, वही क्या होता है, विशेषण होता है। वही जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। मैंने क्या देखा, एक आदमी को देखा। सीटिंग इन द कार, कहाँ बैठ रहा था, कार में बैठ रहा था। कहाँ बैठ रहा था बच्चों, कार में बैठ रहा था। तो बता रहा कि मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी के बारे में बता रहा। आदमी कहाँ बैठ रहा था, तो आदमी कार में बैठ रहा था। आदमी कहाँ बैठ रहा था, कार में बैठ रहा था। तो मतलब उस आदमी के बैठने के बारे में, ये जो सीटिंग शब्द है उस आदमी के बैठने के बारे में बताया है। तो आपको पता है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वही तो विशेषण होता है। तो ये जो शब्द है वो आदमी के बैठने के बारे में, आदमी के कार में बैठने के बारे में बताया है। तब बताइए ये विशेषण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब वर्ब भी मिल गया और एडजेक्टिव भी मिल गया। कुल मिला के ये क्या हो गया बच्चों, पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। अब आगे आते हैं, बात करें अगर काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल की, कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, एनीबडी हैज क्वेश्चन टू इशू, you had the reply that persons there are 3 participles. Number 1 present participle, number 1 present participle। इसका फार्मूला होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, या फिर बी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। बी वर्ब में यानी बी में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही रूल होता है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, बट इसका कुछ अलग जगह पे प्रयोग किया जाता है। वो जब मैं बताऊंगा एक एक तरीके से, एक एक करके मैं जब बताऊंगा तो मैं सारे रूल को बताऊंगा। एकदम माइंड में रख लीजिए, आपको एमडी सर एकदम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। आगे देखिए, दूसरा जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर दिख रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग
इस रूल से होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल का जो फार्मूला होता है वो हैविंग प्लस एम बी थर्ड होता है, जो कि ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। ये जो फार्मूला है वो एक्टिव वॉइस का है बच्चों। और अगर पैसिव वॉइस के फार्मूले की बात करें तो हैविंग प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड होता है। ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है बच्चों। आप समझ पा रहे होंगे। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका फार्मूला MV1 प्लस ING, और दूसरा फार्मूला है बी प्लस ING बीइंग जिसको बोलते हैं। दूसरा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका फार्मूला होता है बच्चों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है लेकिन एडजेक्टिव की तरह कार्य करना चाहिए। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो हैविंग प्लस MB थर्ड होता है, जबकि पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो हैविंग प्लस बीन प्लस MB थर्ड होता है। ये चीज़ें होती हैं, ये आप समझ पाए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। मैं फिर से रिफ्रेश मार देते हैं। अगर रूल्स ऑफ पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल, अगर कोई पूछे कि पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, तो बताएंगे पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्टिसिपल जो होता है वर्ब का फॉर्म होता है। अगर पार्टिसिपल की कोई डेफिनेशन पूछ दे बच्चों तो क्या बताएंगे, किसी वाक्य में दिया हुआ एक ऐसा शब्द जो वाक्य में वर्ब का तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट, यहाँ पर आई सा अ मैन सिटिंग इन द रूम, मैंने आई सा अ मैन सिटिंग इन द कार, मैंने कार में एक व्यक्ति को बैठते हुए देखा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका फार्मूला होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से और प्लस BENG BEING अलग होता है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है लेकिन एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल के जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है वो हैविंग प्लस MB थर्ड होता है और पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो हैविंग प्लस बीन प्लस MB थर्ड होता है बच्चों। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिए, एक तरफ से नोट बनाते चलिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई समस्या न हो। चलिए देखते हैं बच्चों। सपोज डैट अगर आपने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आपने 7 नियमों का अध्ययन कर लिया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं वो पार्टिसिपल के ही नियम से जुड़ेगा। इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमको पार्टिसिपल का ही नियम फॉलो करना होगा। ये बात आपको पता कैसे चलेगा? तो बड़ा आसान तरीका है, बड़ा सामान्य सा तरीका है, बड़ा इजी है। एकदम तुरंत ध्यान से पकड़ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है ना वो पार्टिसिपल के नियम से जुड़ेगा। तो उसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें। तो बोला है कि जब दोनों वाक्य का कर्ता एक हो, मतलब जो दोनों वाक्य दिए गए होंगे, प्रथम वाक्य और द्वितीय यानी फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस जो होगा, उन दोनों का जो सब्जेक्ट होगा ना वो सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर और उसके बाद दूसरा क्या बोला कि जब दोनों वाक्य का फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, दोनों वाक्य के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। दोनों वाक्य का जो फाइनाइट वर्ब है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग। 2 बातें यहाँ पर, 2 शर्तें रखा। पहली शर्त ये है कि दोनों वाक्य का कर्ता सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि दोनों का फाइनाइट वर्ब क्या है, अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तब तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब तब तो आप क्या है पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं, खाली पार्टिसिपल का। मतलब दोनों का अगर कर्ता सेम है और दोनों का अगर फाइनाइट वर्ब अलग अलग है तब तुरंत मैसेज दिमाग में आना चाहिए आपकी, ओ हो पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। ये तो MD सर ने बताया था कि अगर दोनों का कर्ता अलग अलग हो और दोनों का फाइनाइट वर्ब अलगे अलगे हो तो एकदम पक्का समझिएगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, पार्टिसिपल का प्रयोग आप तो जान गए कि ऐसे होगा, ऐसा ऐसा सेंटेंस रहेगा तब होगा। अब आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले पढ़ेंगे। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करेंगे, 3 पार्टिसिपल आपके सामने रहेगा। पार्टिसिपल तो जान गए कि इसमें पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन आपके पास तो 3 हैं, उन तीनों में से कौन लगाएंगे।
तो तीनों के बारे में भाई बढ़िया से समझे रहेंगे, बढ़िया से जाने रहेंगे, तब ना आप जो है समझेंगे कि ये जो दोनों सेंटेंस है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ेगा, ये जो दोनों सेंटेंस है ना वो पास्ट टेंस से जुड़ पाएगा, ये जो दोनों सेंटेंस है ना वो परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ पाएगा। जब तीनों पार्टिसिपल के बारे में आपको बढ़िया से नॉलेज रहेगा तभी ना आप जोड़ेंगे, ऐसे ही अलल टप्पू कैसे जोड़ देंगे। तो आइए चलिए बारी बारी से तीनों पार्टिसिपल के बारे में बड़े ही इजीली एकदम धांसू तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें भाई? बोला क्या है कि जब एक वाक्य में कार्य हो रहा हो, पहला जो सेंटेंस आपके सामने हो उसमें जो कार्य चल रहा हो, जो कार्य हो रहा हो, उसी स्थान पर, उसी जगह पर तुरंत दूसरा कार्य भी आरंभ हो जाए, उसी जगह सेम होना चाहिए, उसी जगह पर तुरंत दूसरा कार्य भी आरंभ हो जाए। अर्थात क्या बोला कि प्रथम और द्वितीय दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच समय का अंतराल 0 हो, मतलब प्रथम वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसके तुरंत बाद दूसरे वाक्य में जो कार्य हो रहा है, उन दोनों के बीच जो टाइम वेस्ट हो रहा है एकदम ना के बराबर हो, मतलब अब ही एक को काम हो ही रहा है और तुरंत उसके तुरंत ही बाद दूसरा का शुरू हो जाए। जैसे तुरंत उसके बाद उसी जगह तुरंत कर दें। जैसे मैं गया हूँ शिकार करने, अब बंदूक लेके गया हूँ, बंदूक का करके लेके गया हूँ, अब शिकार करने जाऊँगा तो कुछ न कुछ तो लेके जाऊँगा, छुच्छे हाथ तो थोड़ी चल जाऊँगा तो जंगलवा में कुल लोमड़ी सोमड़ी एर शेर भेटा देंगे, फरिया देंगे हमको तुरंत 1 मिनट में। तो अब मैं गया हूँ शिकार करने जंगल में, अब मेरे को शेर दिख गया, मेरे को क्या दिख गया? शेर दिख गया, है ना। अब मेरे को शेर दिख, तो मैं करूँगा क्या? बोला कि सेंटेंस जैसे मैंने आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, आई किल्ड, मैंने मार दिया, या आई रैन अवे, मैं भाग गया। भाई शेर को देखूंगा तो रुकूंगा, भाग जाऊंगा कि रुकूंगा? आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। अब शेर देखा, शेर देखने के बाद 1 2 3 देखा और तुरंत मैं भाग गया। अब ये बताइए पहला सेंटेंस में क्या काम हुआ? शेर को देखने का, और दूसरका में क्या काम हुआ? भागने का। अगर शेर को देखा, अगर तुरंत नहीं भागा तो शेरवा हमको फरियाद देगा कि छोड़ेगा? फरियाद देगा ना। तो वही बात बता रहा है कि आई सा अ लायन, मैंने शेर को देखा, और आई रैन मैं भाग गया। मतलब पहला काम क्या हुआ? शेर को देखने का। दूसरा का काम क्या हुआ? भागने का। अब शेर को देखा, देखने के तुरंत बाद 1 2 3 भाग गया, मतलब उसी जगह शेर को देखा, उसी जगह से कहीं आगे पीछे बढ़ा, तुरंत 1 2 3 भागा। मतलब एक कार्य हुआ शेर देखने का, दूसरा का कार्य हुआ भागने का, और तुरंत हुआ उसी जगह पे हुआ। दोनों के बीच में यानी देखने और भागने में तनको समय नहीं लगा, समय अंतराल बराबर 0। शेर को देखना बराबर भागने का समय बराबर दोनों का बराबर समय अंतराल 0, मतलब देखा और तुरंत भागा। अगर ऐसा कुछ है तब समझिएगा पक्का एकदम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमने बताया था, अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आई सा अ बॉल, मैंने एक गेंद देखा, आई पिक्ड, मैंने उसे उठा लिया, ईट अप मैंने ऊपर, मैंने उस गेंद को तुरंत ऊपर उठा लिया। अब सपोज दैट मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मेरे को एक गेंद दिखाई दिया, और गेंद दिखाई दिया तो मैं इसको तुरंत क्या किया? उठा लिया। ऐसा नहीं कि क्या हुआ मैं रास्ते में जा रहा हूँ, गेंद देखा 1 घंटा के बाद उठाया, अब 1 घंटे के बाद उठाऊंगा तब से दूसरे वाला मार के ले जाएगा उसके घरे। तो यहाँ भी क्या होता है? आई सा अ बॉल, मैंने गेंद देखा और देखने के बाद आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठा लिया, मैंने उसे ऊपर उठा लिया। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फार्मूला है मैंने लिखवाया था, MV1 में क्या जोड़ना? ING जोड़ने के लिए मैंने आप लोगों को लिखवाया था। अब समस्या ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का फार्मूला तो मेन वर्ब में ING जोड़ना फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन मेन वर्ब इसमें भी, मेन वर्ब इसमें भी, तो हम जोड़ें के मन,
ये भी तो समस्या है भाई। हमने ये अभी जाना कि पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, तो जब दोनों वाक्य का कर्ता सेम और दोनों का फाइनाइट वर्ब अलग अलग होता है तो वहाँ पे हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अभी बताया कि जब दोनों कार्य हो रहे हो, दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल एकदम 0 हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड 2 सेंटेंस हमने राइट किए हैं। आई सा अ बॉल, आई पिक्ड इट अप। 2 सेंटेंस हमने राइट किए और राइट करने के बाद अब फार्मूला आपको पता है, ये है। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब इसमें भी है, मेन वर्ब इसमें, तो हम लगाएंगे किसमें? तो एक चीज हमेशा माइंड में रखेंगे कि पार्टिसिपल हम उसमें प्रयोग करते हैं जो काम सबसे पहले होता है। तो पहले काम क्या हुआ? बॉल को देखने का। उसके बाद क्या हुआ? बॉल को उठाने का काम हुआ। तो पहले जो काम हुआ पहले उसी में करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? सी होता है। आईएनजी जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म सी होता है, आईएनजी जोड़ देंगे। सीइंग ए बॉल, गेंद को देख करके, कॉमा, आई पिक्ड इट अप, आई पिक्ड इट, मैंने इसे ऊपर उठा लिया। गेंद को देख करके मैंने इसे ऊपर उठा लिया, है ना। तो ये इस तरह से फर्स्ट फॉर्म इसका करेंगे, उसके बाद आईएनजी यूज करेंगे, अ बॉल हो गया, कॉमा यूज करेंगे। 2 सेंटेंसों को कंबाइन करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग अवश्य करते हैं सिंथेसिस में। यहाँ पे कॉमा यूज करने के बाद सेकंड सेंटेंस हम यूं ही राइट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसमें देखिए, ही ड्रा हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, एंड ही अटैक्ड, बोला ही, उसने अपनी तलवार निकाली, ही अटैक्ड, उसने क्या किया? आक्रमण कर दिया। तो देखिए पहला काम क्या हुआ? तलवार निकालने का। तो क्या हो जाएगा भाई बच्चों? ड्रा हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ड्राइंग हो जाएगा। तलवार निकाल करके, हिज स्वॉर्ड, यानी अपनी तलवार निकाल करके, स्वॉर्ड माने बच्चों तलवार होता है, कॉमा, ही अटैक्ड, उसने क्या कर दिया? उसने क्या कर दिया? जोर से बताएंगे, आक्रमण कर दिया। ही अटैक्ड, उसने आक्रमण कर दिया। ये अपनी तलवार खींच करके, अपनी तलवार निकाल करके, ही अटैक्ड, उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया बच्चों। ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो आज के लिए इतना ही, बस इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। जाते जाते हम फिर वही आपसे कहेंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स में आप शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे जो है इस चैनल पर कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप उसको देख सकें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और हम आपको अच्छे टीचरों से वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। हम यही आशा करेंगे कि आप हमारा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और जाते जाते एक शायरी हम आपको सुनाएंगे, जो है हर ऑफलाइन में हम जब भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे शायरी सुनाते हैं। जाते जाते यहाँ पर भी एक शायरी सुना करके जाएंगे कि अंधेरी रात में स्या नूर निकलेगा। कभी कभी होता है ना कि आप जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं, लोग आपको हमेशा क्या करते हैं? रोकते हैं, परेशान करते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मन लगा करके पूरे मन चित से आप अपना काम पर ध्यान करते हुए, अपने काम पर ध्यान देते हुए अपने कार्य को आप आगे ले जाइए। कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, आपको कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो अंधेरी रात में स्या नूर निकलेगा, हमारे और आपके मेहनत का नतीजा एक दिन ज़रूर निकलेगा। अंधेरी रात में स्या नूर निकलेगा, हमारे और आपके मेहनत का नतीजा एक दिन ज़रूर निकलेगा। हमें शिक्षा की चौखट पर एड़ियाँ तो रगड़ने दो, हमें शिक्षा की चौखट पर एड़ियाँ तो रगड़ने दो। मेरा दावा है यहाँ से गोल्ड बटन ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। बट अगर आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन यहाँ से निकलेगा और लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए इसी जगह वीडियो को बंद करते हैं, रोकते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे से मिलेंगे हम एक नया तरीके से, इसके आगे लेकर के वीडियो को मिलेंगे। और आगे आपको बारी बारी से एक्सरसाइज भी कराया जाएगा, यहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि मेरे बच्चों को, आपको कोई समस्या ना हो किसी प्रकार की, आप किसी तरह से परेशान ना हो। हर एक चीज़ यहाँ से हम नोट्स कराएंगे। आप बाकायदे तरीके से एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे हम। बाकी आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे।